So good morning students and dear friends, welcome to Concrete Civil Concept, and in this video we will be discussing a quick revision of fluid mechanics and fluid machineries. Okay, so earlier we have already discussed our quick revision of environmental engineering part A and your introductory part of your geotechnical engineering quick revision. So you may find your link in the description box, and in this video of fluid mechanics we will study our whole syllabus in 4 or 5 different manners. Like we distribute our whole syllabus like your introductory part of fluid mechanics, in which we study our types of fluids and your Newtonian fluid, Newton's law of viscosity, your what are your real fluids, what are your ideal fluids, okay, what is specific weight, specific gravity of fluids. Okay, we will discussing all these points in your introductory part of this fluid mechanics. Then we will study our fluid statics, in which we study your manometry, in which we study our hydrostatic laws or hydrostatic forces acting on your submerged surface or your inclined surface or curved surface. Then we will study our buoyancy and center of buoyancy and your Archimedes principle in your fluid statics also. Then we will study in your fluid dynamics and fluid kinematics and flow measurements. Then we will further study our boundary layer theory, then our Buckingham Pi theorem, dimensional analysis. Then we will study our turbine part. Then we'll we'll proceed with fluid mechanics as your OCF, that is your open channel flow. Okay, so हम करने क्या वाले हैं इस पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, हम पूरे सिलेबस में पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ेंगे. फ्लूइड स्टैटिक्स में हमारा मैनोमेट्री आ जाएगा, सिंपल मैनोमीटर्स क्या होते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर्स क्या होते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर्स क्या होते हैं, पीजोमीटर्स कब यूज होते हैं, बैरोमीटर्स क्या शो करता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है. ठीक है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे. फिर उसके बाद पढ़ेंगे आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं, रियल फ्लूइड्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है. ठीक है, और फ्लूइड्स के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे. फिर उसके बाद पढ़ेंगे मेजर पार्ट है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी और नॉन न्यूटोनियन लॉज, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, न्यूटन्स फ्लूइड्स क्या होते हैं, हमको किस तरह उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या होते हैं डायलेटेंट, क्या होते हैं बिंगम प्लास्टिक, क्या होते हैं सीडो प्लास्टिक, क्या होते हैं रियोपैक्टिक, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट कौन सा होता है. तो सारी चीजें हम इस फ्लूइड मैकेनिक्स के क्विक रिवीजन के अंदर देखेंगे. देन उसके बाद मैनोमेट्री के अंदर हम पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट लॉ है. ठीक है, पास्कल्स लॉ के बाद हम उसमें देखेंगे कि किस तरह एब्सोल्यूट प्रेशर और जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हम मेजर करते हैं. ठीक है, उसमें यूनिट्स क्या होती हैं, मरकरी और ग्लास का क्या इंपॉर्टेंस होता है. देन उसके बाद हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में अगर मैं बात करता हूं तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में व्हाट इज योर सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन होता क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ प्रेशर इनसाइड योर सोप बबल और योर स्फेरिकल ड्रॉप और योर जेट के अंदर क्या क्या सरफेस टेंशन और जो प्रेशर होता है वो डेवलप होता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट में. देन उसके बाद फ्लूइड स्टैटिक के अंदर हम सारे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ लेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. देन उसको हम पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक के बाद फ्लूइड काइनेमेटिक्स. देन उसके बाद पढ़ेंगे हम फ्लूइड डायनामिक्स एंड फ्लो मेजरमेंट. देन उसके बाद हम पढ़ेंगे टर्बुलेंट फ्लो के बारे में पढ़ेंगे. देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें आपका योर बाउंड्री लेयर थ्योरी. सो बाउंड्री लेयर थ्योरी इज इंपॉर्टेंट इन योर फ्लूइड मैकेनिक्स. देन योर टर्बाइन पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे पूरा. देन इसके बाद हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हम बकिंगम पाई थ्योरम, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको डिस्कस करेंगे. देन इसके बाद फर्दर हम लास्ट में फ्लूइड मशीनरी के पार्ट में टर्बाइंस पढ़ लेंगे, पंप्स के बारे में पढ़ेंगे. देन ओसीएफ का पार्ट भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरीज के अंदर कवर कर लेंगे, जो कि आपका ओपन चैनल फ्लो का पार्ट है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैं बात करता हूँ अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट में, तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ता हूँ. एक हम पढ़ेंगे ब्रॉड क्लासिफिकेशन इज इंट्रोडक्शन हियर. इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने जैसे बताया आपको आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं, रियल फ्लूइड्स क्या होते हैं. ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के बारे में भी इसमें हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो आइडियल फ्लूइड्स, रियल फ्लूइड्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाइप्स ऑफ फ्लूइड. टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स में आपका टाइम इंडिपेंडेंट कौन सा है, टाइम डिपेंडेंट कौन सा है. देन उसके बाद हम पढ़ेंगे बी पार्ट में स्टैटिक, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड स्टैटिक. इसमें हम पढ़ेंगे मैनोमेट्री के बारे में. मैनोमेट्री में देन इसके बाद हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में पढ़ेंगे. इसमें हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है. ठीक है, देन इसमें हम आर्किमेडिस प्रिंसिपल भी देख लेंगे.
देन प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन देखेंगे इसके अंदर हम, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। और हम कुछ आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ सरफेस के लिए भी देखेंगे, जो कि आपका डायरेक्टली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में हम ये सब पढ़ लेंगे। देन इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मैं पढ़ूंगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। सो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में अगर हम बात करते हैं तो इसको भी हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लूइड डायनामिक्स, एंड फ्लो मेजरमेंट, सारे फ्लो किस तरह हम डिस्चार्ज निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ योर वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर, फ्लो मेजरमेंट, ओके। देन इसके बाद हमने देखा था बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ लेंगे हम, बाउंड्री लेयर थ्योरी इंपॉर्टेंट है। देन डायमेंशनल स्टेबिलिटी, डायमेंशनल एनालिसिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायमेंशनल एनालिसिस, ओके। देन इसके बाद हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बाद देखेंगे टर्बुलेंट फ्लो के बारे में पढ़ लेंगे इसमें हम, टर्बुलेंट फ्लो। देन मेजर पार्ट is your turbines and pumps। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं आपका, प्रोटोटाइप और मॉडल से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे आपको। एंड लास्ट हम देखेंगे योर OCF, दैट इज योर ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो पूरा एक अलग ही वास्ट टॉपिक है, अलग सब्जेक्ट हो जाता है, बट इसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी के अंदर देखेंगे। तो मैं अगर बात करता हूं आइडियल फ्लूइड्स और रियल फ्लूइड्स क्या होते हैं। आइडियल फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचर में, और वो अज्यूम करते हैं, चलते हैं कि भाई आइडियल फ्लूइड्स में आपका जो नॉन विस्कस है वो और इनकॉम्प्रेसिबल है, ठीक है। सरफेस टेंशन भी एग्जिस्ट नहीं होता है आइडियल फ्लूइड्स में, तो हम मान के चलते हैं आइडियल फ्लूइड्स से होते हैं, वो एक्चुअल में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रियल फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो कि सरफेस टेंशन भी होता है और आपका विस्कोसिटी भी होती है कुछ ना कुछ, और वो आपका कॉम्प्रेसिबल भी होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं, तो आपका रियल फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि भाई आइडियल फ्लूइड्स और रियल फ्लूइड्स के बेसिस पे, अगर मैं फ्लूइड्स की बात करता हूं टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के बेसिस पे, तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स में आपका आता है टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड और टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड और न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो अगर मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करूं तो एक होता है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड्स, एक होता है आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में आपका टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स आते हैं और टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स आते हैं। तो अगर मैं टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स की बात करता हूं तो वहां पे आपका जो कि टाइम के साथ डिपेंड नहीं हो रहे हैं, जैसे आपका बिंगम प्लास्टिक हुआ, सीडो प्लास्टिक हुआ और डायलेक्टेंट फ्लूइड्स हुए, ये आपके टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स हैं। और आपके टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स होते हैं आपका रियोबैक्टिक और योर थिक्सोट्रोपिक, ओके, ये आपके होते हैं टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स। तो आपका ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, उसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं फ्लूइड्स को, न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब न्यूटोनियन फ्लूइड्स और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, जो कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स व्हिच फॉलो योर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, means your shear stress is directly proportional to your rate of shear strain or your velocity gradient. So tau is equal to mu du upon dy। mu होता है आपका डायनामिक विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, और du upon dy होता है आपका योर रेट ऑफ shear strain, और d थीटा अपॉन dt भी बोलते हैं उसको रेट ऑफ shear strain, ओके। सो du upon dy को आप बोल देते हो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी। तो आपका जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है वो आपका रिलेशन होल्ड करता है टाउ इज इक्वल टू म्यू du upon what dy। सो दिस रिलेशन एग्जिस्ट। टाउ आपका होता है shear stress, म्यू होता है आपका डायनामिक विस्कोसिटी, और ये आपका du अपॉन dy होता है, ये होता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। आप इसको ये भी लिख सकते हो टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy, या फिर d theta mu d theta upon dt। तो d theta upon dt is your what rate of shear strain। so this is your rate of shear strain also। so ये होता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में आपका जो रिलेशन होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू du upon dy होता है, ठीक है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब आपका जो इक्वेशन बनेगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए टाउ इज इक्वल टू a
du अपॉन dy टू दी पावर n प्लस b। अब यहाँ पे जो a और b है वो आपकी कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स पे और उनकी फ्लो कंडीशंस के ऊपर। तो a और b यहाँ पे क्या है आपके, a एंड b आर द कॉन्स्टेंट्स, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट्स डिपेंड किस पे करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड पे और फ्लो कंडीशन पे। जैसे आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड मतलब आपका डायलेटेंट है, सीडियोप्लास्टिक है, थिक्सोट्रोपिक है या फिर रियोप्लास्टिक है, ठीक है, थिक्सोट्रोपिक है। तो ये आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं जो कि आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करता हूं कि इसका एक कर्व देखते हैं, कर्व किस तरह होता है। यहाँ पे आपका शीयर स्ट्रेस होता है, y एक्सिस पे शीयर स्ट्रेस होता है, ठीक है। x एक्सिस पे आपका du अपॉन dy दैट इज योर वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, यहां से आपका ये होते हैं आपके आइडियल फ्लूइड्स, दीज आर योर आइडियल फ्लूइड्स, ठीक है, जिसमें आपका शीयर स्ट्रेस 0 होता है। यहां से मैं अगर बात करता हूं, दिस इज योर व्हाट, न्यूटोनियंस फ्लूइड, न्यूटोनियंस फ्लूइड, ठीक है। अगर मैं ये इस फ्लूइड की बात करता हूं, ये मेरा होता है डायलेटेंट फ्लूइड, दिस इज योर डायलेटेंट फ्लूइड। ये इस कर्व पे बात करता हूं तो ये मेरा होता है आपका सीडियोप्लास्टिक, सीडियोप्लास्टिक फ्लूइड, ओके। मैं यहां पे अगर ये इनिशियल स्ट्रेस है यहाँ पे, दिस इज योर इनिशियल स्ट्रेस हियर, इनिशियल स्ट्रेस, इस पॉइंट से अगर मैं एक और फ्लूइड बनाता हूं, ये मेरा होता है व्हाट, आइडियल प्लास्टिक, दिस इज योर आइडियल प्लास्टिक। यहां पे आप क्या जाते हैं, ये आपका होता है थिक्सोट्रोपिक और आपका दिस इज योर थिक्सोट्रोपिक एंड योर रियोप्लास्टिक, ओके। सो थिक्सोट्रोपिक एंड योर रियोप्लास्टिक, ये इस तरह आप इसको टाइप्स ऑफ फ्लूइड को पढ़ सकते हो एक डायग्राम के द्वारा, ठीक है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जो फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते उनको बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। अब आपका पता होना चाहिए कि भाई जो डायलेटेंट होता है, डायलेटेंट का एग्जांपल क्या होता है, जो आपका बटर होता है और क्विक सैंड होती है वो आपका डायलेटेंट फ्लूइड होता है, ठीक है ना। तो डायलेटेंट का अगर एग्जांपल पूछते हैं तो बटर और आपका क्विक सैंड होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं योर रियोप्लास्टिक और थिक्सोट्रोपिक की बात करता हूं अगर मैं, तो जो आपके थिक्सोट्रोपिक होते हैं वो विस्कोसिटी के साथ टाइम डिपेंडेंट होते हैं, तो विस्कोसिटी के साथ क्या करते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। इंक्रीज विद विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, टाइम के साथ साथ। जैसे आपका टाइम बढ़ता है विस्कोसिटी उसकी इंक्रीज होती है। जैसे आपकी प्रिंटर की जो इंक होती है और एनिमल्स होते हैं वो आपका गाढ़ा हो जाता है, विस्कोस होता है टाइम के साथ साथ, ठीक है। अब आपके अगर मैं बात करता हूँ रियोप्लास्टिक फ्लूइड्स को होते हैं, रियोप्लास्टिक फ्लूइड्स वो होते हैं जो कि टाइम के साथ डिक्रीज करते हैं। जैसे आपका आपने देखा होगा बेंटोनाइट सॉल्यूशन देखा होगा आपने, है ना। बेंटोनाइट सॉल्यूशन आपका क्या करता है, टाइम के साथ डिक्रीज हो जाता है, तो ये आपका रियोप्लास्टिक इसका एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। सीडियोप्लास्टिक की मैं अगर बात करता हूं तो आपका लिपस्टिक होती है और आपका ब्लड होता है, ये आपका सीडियोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ थिक्सोट्रोपिक की, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स में भी आप देख सकते हो जो आपका सीवेज स्लज होता है और जो आपका मडी सॉइल होता है, ठीक है, ड्रिलिंग मडी, जो ड्रिल के द्वारा मड सॉइल निकलती है वो भी आपका एक थिक्सोट्रोपिक का एक एग्जांपल होता है, ठीक है। वो सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे नोट कर सकते हो। देन इसके बाद इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा सब कुछ यहाँ पे हो चुका है। देन इसके बाद मैं बात करता हूँ देन इसके बाद मैं बात करता हूं स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट को हम डिनोट करते हैं W से। स्पेसिफिक वेट आपको पता है वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होती है इनटू जी। तो मतलब आपका जो स्पेसिफिक वेट हो जाता है वो आपका क्या होता है, रो इनटू जी होता है, ठीक है। स्पेसिफिक वेट हो गया आपका। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है आपकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपका पता होना चाहिए कि भाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की जो डेंसिटी होगी, जो भी फ्लूइड हो सकता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड के रिस्पेक्ट में हमेशा हम निकालते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ओके। सो स्पेसिफिक वेट हो गया और इसको वेट डेंसिटी भी बोल सकते हो। दिस इज योर वेट डेंसिटी।
ओके। तो स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता होना चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमारा हो गया, न्यूटोनियन फ्लूइड्स हो गया, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हो गया। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट में सफिशिएंट है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। देन इसके बाद हम बात करते हैं मैनोमेट्री के बारे में, ठीक है। मैनोमेट्री में आपका इंपॉर्टेंट है पास्कल्स लॉ और हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो पास्कल्स लॉ क्या होता है, इंपॉर्टेंट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है, intensity of fluid at any point, at every point in a static fluid is same in all direction। मतलब जो आपका फ्लूइड इंटेंसिटी होगी प्रेशर की, वो हर पॉइंट पे सेम होगी स्टैटिक फ्लूइड के। Px is equal to Py is equal to Pz। दिस इज योर पास्कल्स लॉ, ओके। तो पास्कल्स लॉ इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पास्कल्स लॉ, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि भाई जो मेरा लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बैरोमीटर से इंडिकेट होता है, बैरोमीटर शो करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। अगर मुझे मैनोमेट्री में सिंपल मैनोमीटर्स और यूट्यूब मैनोमीटर्स, तो जो क्या होते हैं वो मैनोमीटर्स आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करने के लिए काम आता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ पीजोमीटर्स की, पीजोमीटर्स भी डिवाइसेस होते हैं। पीजोमीटर्स क्या काम करते हैं, ये भी आपका एक स्मॉल और पॉजिटिव मेजरमेंट के लिए काम आते हैं। पॉजिटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव प्रेशर को मेजर करते हैं पीजोमीटर, प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है। तो पीजोमीटर भी आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दिस पीजोमीटर। और सिंपल मैनोमीटर्स और यूट्यूब मैनोमीटर्स आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव को मेजर कर लेते हैं। सिंपल मैनोमीटर्स एंड योर डिफरेंशियल और यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर्स, ये आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर मेजरमेंट के काम आते हैं, ठीक है। बट पीजोमीटर जो होते हैं वो स्मॉल प्रेशर मेजरमेंट और पॉजिटिव प्रेशर मेजरमेंट से ही करते हैं। जो आपका लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बैरोमीटर से इंडिकेट होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए पास्कल्स लॉ के अंदर। तो अगर मैं बात करता हूं कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है गेज प्रेशर प्लस लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट प्रेशर is equal to gauge pressure plus local atmospheric pressure। ओके, सो गेज प्रेशर आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। गेज प्रेशर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव। गेज प्रेशर जो होता है आपका कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ओके। और जो आपका लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो आपका एल्टीट्यूड के साथ और आपका टेम्परेचर के साथ आपका वेरी करता रहता है, ठीक है। और अदर लोकल कंडीशंस बॉडी के साथ आपका क्या करता है, जो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाइट के साथ, एल्टीट्यूड के साथ वेरी करता रहता है और अदर लोकल बॉडीज के साथ वो वेरी करता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं बात करता हूँ मीन सी लेवल पर, एट मीन सी लेवल MSL, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम मेजर करते हैं, वो होता है 1.01 into 10⁵ pascals, or you can say your bar, or you can say this at MSL your atmospheric pressure is equal to what, your 10.3 meters of height of water, or you can say your 76 centimeter height of mercury। So 76 centimeter height of mercury। तो ये आपका मीन सी लेवल पे आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो मेजर कर लेते हो 1.0 into 10⁵ पास्कल्स ऑफ और यू कैन से बार, और 10.3 मीटर्स हाइट ऑफ वाटर और 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मर्करी आप इसको मेजर कर लेते हो। अब आपको पता है कि पीजोमीटर्स, मैंने आपको यूज बताया, पीजोमीटर्स आपका स्मॉल और पॉजिटिव प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूजफुल होता है, और जो आपका मैनोमीटर्स होते हैं वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव मेजरमेंट्स के लिए प्रेशर के काम आते हैं, ठीक है। जो बैरोमीटर होता है वो इंडिकेट करता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। तो यहाँ से आपका सारा कुछ एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में पता पड़ जाता है। देन इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ की बात करता हूँ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है आपका, दिस इज ऑल हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ये कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे, दिस इज एटमॉस्फेरिक। यहाँ से अगर मैं कोई पॉइंट नीचे इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज हाइट h, so this is your downward direction,
ओके। सो अगर मैं बात करता हूँ एज पर योर हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ये जो आपका dP अपॉन dH होता है वो आपका स्पेसिफिक वेट के बराबर होता है अगर आप डाउनवर्ड आ रहे हो तो, ठीक है। फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन दिस इज dP अपॉन dH इज इक्वल टू व्हाट, स्पेसिफिक वेट, एंड dP अपॉन dH इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्पेसिफिक वेट दैट फॉर अपवर्ड पोजीशन। दिस इज योर हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ओके, सो मैनोमीटर्स के अंदर इतना सफिशिएंट है और आप लोग इसको पढ़ सकते होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इस स्टैटिक फ्लूइड मेजरमेंट में, स्टैटिक फ्लूइड में बात करते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस आपके जो लगते हैं सबमर्ज सरफेस में, सबमर्ज और कर्व सरफेस में, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, ठीक है, एच जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करते हैं अगर हम, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस में अगर मैं बात करता हूँ, एक केस ले लेता हूँ, मान लीजिए आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, कोई हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आपको निकालना है और यहाँ से आपका इसका व्हाट, दिस इज योर प्रेशर, फोर्स क्या होगा, फोर्स, दिस इज अ फोर्स, ये क्या होता है WA x बार होता है आपका फोर्स, और यहाँ पे आपका होता है सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर को हम डिनोट करते हैं H से। तो फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सेंटर ऑफ प्रेशर मुझे x बार पे ही इसका मिल जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ वर्टिकल पोजीशन के लिए, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, वर्टिकल पोजीशन फोर्स तो आपका WA x बार ही होता है, और जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो आपका होता है x बार प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट योर ग्रेविटेशन और सेंट्रोइडल डायरेक्शन, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है IG अपॉन व्हाट, A x बार। सो x बार आपका क्या है, यहाँ पे x बार आपका है जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी ऑफ द CG ऑफ द बॉडी फ्रॉम द फ्री सरफेस, ठीक है। आपका कोई फ्री सरफेस होगा, दिस इज योर फ्री सरफेस हियर, एंड इफ दिस इज योर बॉडी हियर, ओके, ये आपका इसका सेंट्रोइडल एक्सिस होगा, यहाँ पे ये आपका पॉइंट क्या होगा, दिस इज योर x बार, इसके CG से दिस इज योर x बार, और यहाँ पे आपका होगा हाइट, दिस इज योर सेंटर ऑफ प्रेशर H हियर, ओके। यहाँ पे ये मान लीजिए एक सर्टेन एंगल पे होगा, दिस इज योर थीटा एंगल हियर, ओके। अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन बनाऊं, यहाँ पे एक मुझे प्लेट मिल जाएगी, ये इसकी मेरी क्या होगी, दिस इज योर व्हाट, डेप्थ हियर, एंड दिस इज योर व्हाट, विड्थ हियर, ओके। सो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ प्रेशर H, और यहाँ पे हम x बार क्या होता है, x बार होता है आपका वर्टिकल डिस्टेंस होती है, दिस इज अ फ्री सरफेस, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द CG ऑफ द बॉडी, ये आपका x बार होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इंक्लाइन पोजीशन के लिए, दिस इज इंक्लाइन पोजीशन एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो इंक्लाइन पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, दिस इज अ इंक्लाइन पोजीशन, इसके लिए आपका जो फोर्स होता है वो WA x बार होता है, और जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो आपका x बार प्लस IG अपॉन A x बार साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका एंगल थीटा एंगल पे इंक्लाइन पोजीशन में बना हुआ है। तो यहाँ से आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉक फॉर द फ्लूइड मैकेनिक्स इज योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ओके। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉक इज योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, Archimedes principle, okay, and we'll discuss our principle of flotation. Principle of flotation क्या होता है भाई, अगर कोई आपकी कोई बॉडी है, इफ दिस इज योर बॉडी, दिस इज योर टोटल हाइट h, ये आपका कोई सबमर्ज्ड है, यहाँ पे दिस इज योर सबमर्ज्ड पोजीशन, और दिस हाइट इज स्मॉल h, ओके। स्मॉल h इज द हाइट, ये आपकी जो बॉडी है वो आपके इमर्स्ड है इस बॉडी के अंदर, ये आपका टोटल h है। तो आपको जो एज पर योर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो आपकी डेंसिटी होगी, ठीक है, तो आपकी जो रो इनटू कैपिटल H, जो रो ऑफ बॉडी होगा, बॉडी डेंसिटी की जो बॉडी होगी, दिस इज योर डेंसिटी ऑफ बॉडी, दिस इज बॉडी, और हाइट कितनी है इसकी बॉडी की h, तो रो ऑफ बॉडी इनटू h इज इक्वल टू व्हाट, रो ऑफ वाटर, जो भी आपका इमर्स है जिसमें, रो ऑफ वाटर इनटू हाइट ऑफ द बॉडी in which your fluid is immersed. So height of this is your height of water. This is small h.
सो एज पर योर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन आपको रो बॉडी इंटू एच इज इक्वल टू व्हाट, रो डब्ल्यू इंटू एच मिल जाता है। ये आपका यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ आर्किमेडिस प्रिंसिपल क्या होता है आपको पता है। आर्किमेडिस प्रिंसिपल, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड और सबमर्ज्ड wholly or partially in a fluid, then it is acted upon by a vertical buoyant force and it is equal to the weight of the fluid displaced. Okay, so as per this Archimedes principle, you know, ये आप पढ़ भी चुके हो और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन आपको पता ही है। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं फ्लोटेशन की, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन फॉर योर फ्लोटिंग सरफेस और योर सबमर्ज्ड सरफेस। ओके, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, इक्विलिब्रियम conditions for flotation, सबमर्ज्ड के केस में क्या होगी और फ्लोटिंग केस में क्या होगी, और स्टेबल कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती है फ्लोटिंग के केस में, फ्लोटेशन के केस में और आपका सबमर्ज्ड के केस में। फॉर फ्लोटिंग बॉडी, फॉर equilibrium condition for floating body, if this is a floating body here, FLOA, floating body, and this is your submerged body. ओके, तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होंगी आपको पता है। फ्लोटिंग बॉडी के केस में, जो आपका फ्लोटिंग बॉडी में और सबमर्ज्ड बॉडी में अगर मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर फ्लोटिंग बॉडी। सो दिस इज फ्लोटिंग बॉडी। सो अगर आपका मेटा सेंटर जो होगा एम, मेटा सेंटर अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होगा तो उस केस में आपको फ्लोटिंग कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल जाएगी फॉर फ्लोटिंग बॉडी के लिए। ठीक है, फॉर फ्लोटिंग बॉडी मेटा सेंटर इज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं बात करता हूँ स्टेबल कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर योर सबमर्ज्ड बॉडी के लिए, तो उस केस में आपको जो सेंटर ऑफ बायंसी होगा, सेंटर ऑफ बायंसी दिस इज बी विच इज अबव योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो जी के ऊपर अगर होगा तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा सबमर्ज्ड बॉडी के लिए। अगर मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ फ्लोटिंग बॉडी में, तो यहाँ पे आपका मेटा सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होगा, और आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सबमर्ज्ड बॉडी के लिए क्या होता है, जो आपका सेंटर ऑफ बायंसी है वो मैटर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम न्यूट्रल कंडीशन के लिए क्या होता है, जो आपका सेंटर ऑफ बायंसी होता है वो का आपका सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल कोइंसाइड कर जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको फ्लोटिंग कंडीशंस पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स में आपका पूछता है। ठीक है, तो यहां से आप लोगों ने स्टैटिक फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स की, फ्लूइड डायनामिक्स और या फिर फ्लूइड काइनेमेटिक्स की पहले बात कर लेंगे हम। ठीक है, तो उसको मैं देखते हैं।